Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do chapter number 3, exercise 3.1, question number 3. So the question is on comparing the ratio A1 upon में A2, B1 upon में B2 and C1 upon में C2. Find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. तो हमें 5 लीनियर इक्वेशन दे रखी है और हमें इन पांचों में बताना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा था कि इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है लीनियर इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप अब जाके देख सकते हैं और मैं यहाँ पे वापस से रिकेप कर देता हूँ कि कौन सी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है और कौन सी इनकंसिस्टेंट। ओके, तो जिस लीनियर इक्वेशन में a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल नहीं हो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और वो कंसिस्टेंट होगा। ओके, और जिस लीनियर इक्वेशन में a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल हो बट वो c1 अपॉन में c2 के इक्वल ना हो तो ग्राफ पेपर पे वो पैरेलल लाइन शो करेगी और उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा और वो इनकंसिस्टेंट होगी। और जिस लीनियर इक्वेशन में a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल हो और वो भी c1 अपॉन में c2 के इक्वल हो तो वो ग्राफ पेपर पे कोइंसिडेंट लाइन शो करेगी या फिर ओवरलैपिंग लाइन शो करेगी और उसके इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे और वो कंसिस्टेंट लाइन होगी। ओके, अब हम कर लेते हैं हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट हम नीचे कर लेते हैं स्क्रॉल। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास है 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। तो इसमें a1 और a2 क्या होगा, a1 तो ऊपर वाली लाइन में x का कोफिशिएंट होगा यानी कि 3 और a2 नीचे वाली लाइन में x का कोफिशिएंट होगा यानी कि 2। तो a1 अपॉन में a2 हो गया हमारे पास 3 अपॉन में 2 और b1 अपॉन में b2 हमारे पास होगा 2 अपॉन में -3 और c1 अपॉन में c2 हमारे पास होगा 5 अपॉन में 7। ओके, तो हमने a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 लिख लिया है। अब हमें c1 अपॉन में c2 देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 इस लीनियर इक्वेशन में इक्वल नहीं है और अगर वो इक्वल ना हो तो हमारी लाइन क्या होगी, हमारी लाइन कंसिस्टेंट होगी। और हमने यहाँ पे नीचे रीजन भी लिख दिया, सो द गिवन इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट and they have only one possible solution, the equation are consistent। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास कंसिस्टेंट है। अब हम पॉइंट नंबर 2 कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन है 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। तो इसमें a1 अपॉन में a2 तो हमारे हो जाएगा 2 अपॉन में 4, तो ये हमने लिख लिया है। उसके बाद में b1 अपॉन में b2 हो जाएगा -3 अपॉन में -6 और वो भी हमने लिख लिया है। उसके बाद में c1 अपॉन में c2 हो जाएगा 8 अपॉन में 9 और वो भी हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कुछ बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं, जो a1 अपॉन में a2 है वो है 2 अपॉन में 4 और इन दोनों को हम 2 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो 2 की टेबल में 2 आएगा 1 टाइम एंड 4 आएगा 2 टाइम, तो ये कट के हो गया 1 अपॉन में 2। उसके बाद में b1 अपॉन में b2 ये -3 अपॉन में -6 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये दोनों भी 3 की टेबल से कट सकते हैं तो इन्हें भी हम काट देंगे। तो 3 की टेबल में 3 आएगा 1 टाइम एंड 6 आएगा 2 टाइम, तो ये भी कट गया है। बट c1 अपॉन में c2 तो नहीं कटेगा, तो इसमें c1 अपॉन में c2 एग्जैक्ट रहेगा। बट हमारे पास ये चीज आ गई है कि a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 तो इक्वल है बट वो c1 अपॉन में c2 के इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो हम लिख सकते हैं सो द इक्वेशन आर पैरेलल, और वो इक्वेशन पैरेलल होगी एंड दे ईच अदर दे आर हैव नो सॉल्यूशन। तो इसमें एक भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, हेंस द इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो ये वाली इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो अब हम कर लेते हैं थर्ड वाला पॉइंट। तो थर्ड वाली लीनियर इक्वेशन हमारे पास है 3 अपॉन में 2x + 5 अपॉन में 3y = 7 एंड 9x - 10y = 14। अब इसमें a1 कौन सा होगा, a1 हमारे पास होगा 3 अपॉन में 2, तो ये हमने 3 यहाँ पे लिख दिया और ये 2 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में a2 हमारे पास होगा 9, तो ये a2 की जगह हमने लिख लिया 9। अब 3 तो ऊपर हो गया, ये 2 से 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे 3 अपॉन में 18। ओके, तो इसे हम लिख लेते हैं 3 अपॉन में 18
तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3/18। उसके बाद सेकंड वाले हम देख लेते हैं b1 क्या होगा और b2 क्या होगा। तो b1 हमारे पास 5/3 है। ओके, तो हमने लिख लिया 5 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। उसके बाद में b2 हमारे पास है -10, तो ये -10 भी यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों को भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर तो 5 होगा तो वो तो एग्जैक्ट लिख देंगे वापस से। ओके, उसके बाद में नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय -10, तो ये नीचे हो जाएगा -30। ओके, उसके बाद में C1/C2 का कुछ नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये 3/18 है, ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो इसे हम कट करेंगे। तो ये कितने टाइम आते हैं, 3 है वो 3 की टेबल में 1 टाइम आएगा और 18 आता है 6 टाइम। ओके, उसके बाद में 5/-30 है, तो 5/-30 भी 3 की टेबल में आते हैं। कितने टाइम आते हैं, तो ये 5 आ जाएगा 1 टाइम एंड 30 आ जाएगा -6 टाइम। ओके, तो अब आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 ही इक्वल नहीं है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। और हम नीचे रीजन लिख देंगे कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, सो द इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग। तो ये वाली इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होगी ईच अदर एट 1 पॉइंट, और ये 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और इसके ओनली 1 पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे और ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। ओके, तो ये हो गया थर्ड वाला पॉइंट। अब हम कर लेते हैं फोर्थ वाला पॉइंट। तो फोर्थ वाला पॉइंट हमारे पास है 5x - 3y इज इक्वल टू 11 एंड -10x + 6y इज इक्वल टू -22। तो इसमें a1 हो जाएगा 5 एंड a2 हो जाएगा -10, तो वो हमने लिख दिया है। उसके बाद में b1 हो जाएगा -3 और b2 हो जाएगा 6, तो वो भी हमने लिख दिया है। उसके बाद में c1 हो जाएगा 11 एंड c2 हो जाएगा -22, तो वो भी हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये 5/-10 है, इसको हम कट कर सकते हैं, तो हम इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों 5 की टेबल में आएंगे और 5 अपनी टेबल में आएगा 1 टाइम एंड -10 आएगा -2 टाइम। उसके बाद में -3/6 है, इसे भी कट कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 की टेबल में आएंगे और कितने टाइम आएंगे, -1/2 टाइम आएंगे। और अब हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तो ये वाला सॉल्यूशन हमारे कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो नीचे हम लिख देंगे कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, सो द इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 1 पॉइंट एंड दे हैव ओनली 1 पॉसिबल सॉल्यूशन, हेंस द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो ये वाली इक्वेशन है वो है कंसिस्टेंट। ओके, अब हम लास्ट एंड फिफ्थ वाला पॉइंट भी कर लेते हैं। तो फिफ्थ वाली लीनियर इक्वेशन हमारे पास है 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8। ओके, एंड 2x + 3y इज इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे, a1 हमारा हो जाएगा 4/3, तो इसे हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया 4/3। उसके बाद में a2 हमारा हो जाएगा 2, तो उसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2। ओके, उसके बाद में b1 हमारे पास होगा 2, तो उसे भी हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया 2। उसके बाद में b2 हमारे पास होगा 3, तो ये हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है 3। उसके बाद में c1 हमारे पास होगा 8 एंड c2 होगा 12, तो उसे भी हमने नीचे लिख दिया है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 और तो यहाँ पे नीचे इक्वल रह जाएगा। उसके बाद में 3 × 2 6 हो जाएगा और 2/3 ये हो जाएगा। उसके बाद में 8/12। अब इन सबको हम कट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 4/6 है, तो ये 2 की टेबल में आते हैं और 4 2 की टेबल में आता है 2 टाइम और 6 आता है 3 टाइम। ओके, और उसके बाद में 2/3 को हम कट नहीं कर सकते, तो ये एग्जैक्ट रह जाएगा। और 8/12 को भी हम कट कर सकते हैं। 8/12 को हम 4 की टेबल से कर सकते हैं, तो 4 की टेबल में 8 आएगा 2 टाइम और 12 4 की टेबल में आएगा 3 टाइम। तो हमारे पास क्या हुआ, a1/a2 2/3 है, b1/b2 भी 2/3 है और c1/c2 भी 2/3 है। इसका मतलब ये तीनों ही एक जैसे ही हैं, इसका मतलब ये तीनों इक्वल हैं। तो और अगर ये तीनों इक्वल है तो हमारा सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट होगा। तो हम नीचे लिख देंगे कि दिस लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट लाइंस एंड हैव इन्फिनिटली नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो ये वाली इक्वेशन कंसिस्टेंट है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।